महरूम मोहब्बत। मुक सफदर हयात किस्त नंबर 1। दो खूबसूरत औरत किसी आजमाइश से कम नहीं होती। औरत का बेपनाह हसन बाज औकात उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। खास तौर पर वो हुसैन औरत जो अपने मरकज को छोड़ दे, जिसके सर पर कोई छत ना हो और किसी मेहरबान साहिबान की मुतलाशी हो। ऐसी बेयार और मददगार हुसैन और जमील औरत अपने हसन की वजह से कभी खुद आजमाइश में मुब्तला होती है और कभी दूसरों को आजमाइश में मुब्तला रखती है। आबदा भी ऐसी ही एक औरत थी। मैंने जब पहली मर्तबा आबदा को देखा, इस वक्त वो जिंदगी की कैद से आजाद हो चुकी थी। इसके मुर्दा चेहरे पर पाई जाने वाली ताजगी और शिगुफ्तगी को देखकर मैंने फौरन अंदाजा लगा लिया कि जिंदगी की रानाई से भरपूर होते हुए वो किस कदर पुरकशिश रही होगी। मुझे अच्छी तरह याद है, वो साल के तवील तरीन दिन यानी 22 जून की सुबह थी। इस रोज में हसब मामूल ड्यूटी पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि अली असुबा नहर के किनारे पर एक औरत की लाश मिली है। लाश की इत्तला एक कुम्हार ने दी थी जो सुबह सवेरे मिट्टी धोने निकला था। मैंने फी फौर एएसआई ज़हूर हुसैन को साथ लिया और जाए वकुआ पर पहुंच गया। उन दिनों मेरी तैनाती जिला झंग के एक निस्बतन ज़ेरी इलाके हवेली बहादुर के थाने में थी। आबदा की गर्दन के गिर्द लिपटे हुए सुर्ख दोपट्टे को देखते ही अंदाजा हो जाता था कि इसे गला घूंटकर मौत के घाट उतारा गया था। एक बात की वजाहत कर दूं कि मकतूला का नाम मुझे बाद में दौरान तफ्तीश में मालूम हुआ था। मकतूला की उम्र का अंदाजा मैंने 24 और 25 साल के दरमियान लगाया। चूंकि कराइन से जाहिर होता था कि इसकी मौत दम घुटने से वाकई हुई थी, इसलिए इसकी आंखें वहशतनाक अंदाज में फटी हुई थी। लेकिन इस मंजर ने मकतूला की दिलकशी और खूबसूरती में कोई कमी नहीं आने दी थी। मौके पर काफी तादाद में लोग जमा हो चुके थे। उनमें अच्छी खासी औरतें भी थीं जिनके साथ बच्चे भी थे। मैंने मौके पर मौजूद मोतबर मर्दों और बुर्दबार औरतों को बारी बारी मकतूला का चेहरा दिखाकर पूछ गुछ की, लेकिन कोई भी इसे शनाख्त न कर सका। इसका मतलब यही था कि वहां की रहने वाली नहीं थी, बल्कि किसी और इलाके से वहां पहुंची थी। मैंने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद एएसआई से कहा, ज़हूर हुसैन थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। अगर मकतूला का कोई वाली वारिस न आया तो लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देंगे। एक पुख्ता उम्र शख्स लोगों के दरमियान से रास्ता बनाते हुए हमारे पास आया और कहा, जनाब मेरा नाम शराफत अली है। क्या मैं मरने वाली का मुंह देख सकता हूँ? मुझे पता चला है कि यहाँ किसी औरत की लाश मिली है। तुम्हें ठीक पता चला है। मैंने इस बाअखलाक शख्स के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। शराफत अली, लो देख लो तुम भी। फिर मैंने लाश के चेहरे पर से चादर हटा दी। ओह! शराफत अली के मुंह से बेसाख्ता निकला, ये तो आबदा परवीन है। कौन आबदा परवीन? मैंने पूछा। शराफत अली चंद लम्हे खामोश नजरों से आबदा का मरा चेहरा देखता रहा, फिर शिकस्ता लहजे में जवाब दिया, ये मेरी किराएदार थी। चंद रोज पहले ये अपने खावंद के साथ यहाँ आई थी। क्या नाम है उसके खावंद का? जमील, इसने जवाब दिया। मैंने पूछा, जमील इस वक्त कहाँ है? पता नहीं जनाब, वो भी सुबह से गायब है। शराफत अली, क्या तुम मियां बीवी को पहले से जानते थे? इसने नफी में सर हिलाया। मैं उनसे वाकिफ नहीं था। फिर तुमने अजनबी लोगों को कैसे अपना मकान किराए पर दे दिया? वो तामुल करते हुए बोला, जनाब बात दरअसल ये है कि मैंने उन्हें पूरा मकान किराए पर नहीं दिया था, बल्कि अपने घर की बैठक उन्हें रहने के लिए दे दी थी। एक लम्हे को रुक कर इसने वजाहत की, हम दोनों जी अकेले ही रहते हैं। हमारी कोई औलाद नहीं है। मैंने सोचा घर का कुछ हिस्सा किराए पर उठा देना चाहिए। इस तरह घर बैठे इजाफी आमदनी भी होती रहेगी और हम दोनों मियां बीवी का दिल लगा रहेगा। इस सिलसिले में मैंने कुछ लोगों को कह रखा था कि मैं अपने मकान का एक कमरा किराए पर देना चाहता हूँ। कोई 12-15 रोज कबल जमील अपनी बीवी आबदा के साथ मेरे पास आया और घर का कुछ हिस्सा किराए पर लेने की ख्वाहिश जाहिर की। वो गुफ्तगू से खासा मुहज्जिब और लिखा पढ़ा मालूम होता था। मैंने जरूरी शराइत तय करने के बाद अपनी बैठक उन्हें किराए पर दे दी। बैठक का एक दरवाजा बाहर की जानिब भी है। जमील इसी दरवाजे से आता जाता था। अलबत्ता वो दोनों बावर्ची खाना और बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए बैठक का अंदरूनी दरवाजा इस्तेमाल करते थे। इसका तवील बयान खत्म हुआ तो मैंने पूछा, शराफत अली तुम्हारा घर किस तरफ है? उधर नजदीक ही है जनाब, इसने एक जानिब इशारा करते
हुए बताया, ठीक है, बाकी बातें तुम्हारे घर में बैठकर होंगी। इसके बाद मैंने यहाँ आबदा परवीन की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया और एएसआई के साथ शराफत अली के घर पहुंच गया। बैठक के बैरूनी दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। सहन की जानिब खिलने वाले दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ी हुई थी। इसका मतलब यही था कि वो अपनी मर्जी ही से कहीं गए थे। शराफत अली हमें घर के अंदर ले गया और सह ने बिठाया। इसने खास तौर पर मेरे लिए अंदर कमरे में से कुर्सी निकाल ली थी। एएसआई सह। मैं बिछी हुई चारपाई पर बैठ गया। हाँ भाई शराफत अली, मैंने इसे मुखातिब करते हुए कहा, अब जरा जल्दी से बताओ कि तुम्हारे किराएदार कब यहाँ आए थे। कुछ हिसाब लगाने के बाद उसने जवाब दिया, 15 दिन पहले जनाब। उन्होंने ये तो बताया होगा कि कहाँ से आए हैं। नहीं बताया जनाब। और तुमने पूछा भी नहीं। शराफत अली ने जवाब दिया, मैंने उनकी जाती जिंदगी के बारे में ज्यादा पूछ-गुछ नहीं की थी। अलबत्ता मेरी बीवी को आबदा ने बताया था कि उन्होंने हाल ही में घर वालों से छपकर शादी की थी और वो इस वक्त तक अलग रहना चाहते थे जब तक उनके लवाहिकीन का गुस्सा ठंडा ना हो जाए। गोया मामला इश्क वगैरह का था। ये बात तो वाजे हो गई थी कि जमील नामी वो शख्स लड़की को घर से भगा कर लाया था। अब उन्होंने वाकई शादी भी कर ली थी, आयु नहीं मियां बीवी की हैसियत से रह रहे थे। इसका पता लगाना बहुत जरूरी था। मैंने शराफत अली से पूछा, जमील काम किया करता था। मेरी बीवी को आबदा ने बताया था कि जमील एक हाई स्कूल में साइंस टीचर था। शराफत अली ने जवाब दिया, इसका कहना था कि मौसम गर्मा की ततीलात वो यूं ही घूम फिर कर गुजारना चाहते थे। इस दौरान में उनके हालात नॉर्मल हो जाते और वो वापस अपने इलाके चले जाते। शराफत अली, क्या तुम्हें यकीन है कि उन्होंने शादी कर ली थी? मैं क्या कह सकता हूँ जनाब, वो बौखलाहट आमेज लहजे में बोला। मुझे अंदेशा था कि जमील आबदा को घर से भगा तो लाया होगा, मगर उन्होंने शादी वगैरह नहीं की होगी। मुमकिन है जमील का ऐसा कोई इरादा ही ना हो, आबदा ने निकाह के लिए इसरार किया हो और दोनों में इस बात पर तल्ख कलामी हो गई हो, जिसके नतीजे में जमील ने आबदा की जिंदगी का चिराग गिल कर दिया हो और खुद कहीं फरार हो गया हो। ऐसा होना नामुमकिन नहीं था। जमील मेरी नजरों में मशकूक ठहर चुका था। इसने एक मुअल्लिम होने के नाते जो हरकत की थी वो किसी भी तौर पर पसंदीदा नहीं कहलाती थी। मैंने इस इम्कान को ज़हन में रख कर शराफत अली से पूछा, शराफत अली, क्या जमील और आबदा आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते थे? मुझे तो पता नहीं जनाब, इसने जवाब दिया। फिर कहा, ठहरे, मैं अपनी घर वाली से पूछ कर बताता हूं। आपको तो मालूम ही है कि औरतें उन मामलात पर गहरी नजरें रखती हैं। वो उठकर अंदरूनी कमरे में चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो अपनी बीवी के साथ सहने आ गया। इसकी बीवी का नाम शरीफा बीबी था। इसने तासे की चादर का लंबा सा गेओनिकेट काट रखा था। जारी है महरूम मोहब्बत। जमाल जिंदरान मुख सफदर हयात किस्त नंबर 2। मैंने वही सवाल शरीफा बी से भी किया। इसने गेओनिकेट के पीछे से जवाब दिया, थानेदार साहब, अंदर का हाल तो सुना रब ही जानता है, पर मैंने उन्हें कभी तो तुम्हें में करते नहीं सुना। इसका मतलब है दोनों में बहुत इत्तेफाक था। इसने गेओनिकेट की आवाज से जवाब दिया, बड़ी गोढ़ी मोहब्बत लगती थी। मैंने पूछा, शरीफा बीबी, औरतों की छठी हिस्स बहुत तेज होती है और खास तौर पर अगर मामला किसी औरत ही का हो तो इसके तमाम हवास पूरी तरह बेदार हो जाते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या उन दोनों ने वाकई शादी कर ली थी? वो तअम्मुल करते हुए बोली, दिलों की बातें रब ही जानता है जनाब, पर मुझे उन पर शक नहीं हुआ था। वो बिल्कुल मियां बीवी ही लगते थे। मैंने शराफत अली से पूछा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई शराफत अली। इसने सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा, वो दोनों कोई 15 दिन से यहाँ रह रहे थे, लेकिन आबदा की लाश को किसी शख्स ने शनाख्त नहीं किया। इसकी एक खास वजह है जनाब, शराफत अली ने जवाब दिया। आबदा घर से बाहर नहीं निकलती थी। बस जमील ही दिन में कहीं आता जाता था और वो भी बहुत कम। ज्यादा वक्त वो दोनों बैठक ही में गुजारते थे। अब तकरीबन दोपहर हो चुकी थी, लेकिन जमील का दौर दूर तक नामो निशान नहीं था। ये बात मेरे शक को यकीन में बदल रही थी। मैंने शराफत अली से पूछा, क्या जमील पहले भी इतनी देर घर से बाहर रहा है? नहीं जनाब,
इसने जवाब दिया, और आज तो बता कर भी नहीं गया। 2-4 रस्मी बातों के बाद हम वहां से उठ गए। शराफत अली के घर से निकलते वक्त मैंने इसे ताकीद कर दी थी कि जमील जैसे ही वापस आए वो फौरन हमें थाने में इत्तला दे। ताहम इस बात का इम्कान कम ही था। अगर जमील आबदा के कत्ल में किसी भी तरह मुलव्वस था तो इसकी वापसी के बारे में सोचना हमाकत के जुमरे में आता था। अगर मैं सही खुतूत पर सोच रहा था तो जमील इस वक्त तक हवेली बहादुर से बहुत दूर जा चुका होगा। ताहम मैंने शराफत अली को बताए बगैर एहतियात के पेश नजर एक सादा लिबास कांस्टील को शराफत अली के घर के पास ही मुतय्यन कर दिया और इसे हिदायत कर दी कि जैसे ही कोई शख्स इस घर की बैठक का दरवाजा खोलने की कोशिश करे वो इसे गिरफ्तार करके थाने ले आए। शाम तक जब जमील की वापसी की कोई इत्तला नहीं मिली तो मैंने इलाके के 3-4 मोतबर अफराद को सारी सूरत-ए-हाल बताने के बाद शराफत अली की बैठक के बैरूनी दरवाजे का ताला तोड़ दिया। इस वक्त तक ये खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी कि सुबह नहर के किनारे से जिस औरत की लाश मिली थी वो शराफत अली की बैठक में किराएदार की हैसियत से रह रही थी। बैठक नाम की ही बैठक थी, वरना वो एक आम सा कमरा था। मगरबी दीवार के साथ एक पलंग नुमा चारपाई बिछी हुई थी जिस पर बिस्तर भी मौजूद था। पलंग नुमा चारपाई के नीचे से एक सूटकेस बरामद हुआ। शराफत अली ने बताया कि वो जब यहाँ पहुंचे थे तो उनके पास यही एक सूटकेस था। इसका मतलब था वो खासे बे सरोसामानी में घरों से निकले थे। मैंने सूटकेस का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद इसे बंद कर दिया और चारपाई के नीचे नजर दौड़ाई। बिल्कुल दीवार के साथ मुझे एक जूतों वाला डिब्बा नजर आया। मेरे हुक्म पर एक कांस्टेबल ने वो डब्बा बाहर निकाला। वो 10 नंबर साइज के जूते का डब्बा था। मैंने इसे खोल कर देखा, वो खाली था। अंदर सिर्फ पैकिंग वाला गड्डी कागज रखा था। मैंने गड्डी कागज को बाहर निकाला तो इसमें से तहशदा एक कागज नीचे गिर पड़ा। मैंने इस तहशदा कागज को खोल कर पढ़ा। वो जूते की रसीद थी। वो जूता किसी आफताब हाउस से खरीदा गया था। रसीद पर दुकान का पता भी दर्ज था जो पुराना खानेवाल के मैन बाजार का था। मैंने जूते की रसीद को तह करके अपनी जेब में रख लिया और उठते हुए कहा, ठीक है शराफत अली, थाना यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर जमील वापस आ जाए या कोई और गैर मामूली बात महसूस करो तो फौरन हमें इत्तला कर देना। वो सर झुकाकर बोला, जो हुक्म जनाब। मैंने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के सामने मज़कूरा सामान की एक फहरिस्त तैयार की जिसकी एक कापी शराफत अली को दी और सामान को अपनी तहवील में ले लिया। इसके बाद मैं वापस थाने चला आया। सामान को माल खाने में जमा करके मैं रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो गया। अगली सुबह मैंने इस वारदात की रिपोर्ट इलाके के एसपी को भिजवा दी। इसके बाद जो दफ्तरी कार्रवाई हुई वो आपके लिए गैर दिलचस्प होगी, इसलिए मैं इसका जिक्र हज़्फ करके अपनी तफ्तीश का अहवाल आपको सुनाता हूँ। तीसरे रोज पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। इसके साथ केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट भी मुंसलिक थी। उन रिपोर्टों के मुताबिक मकतूला आबदा परवीन की मौत 21 और 22 जून की दरमियान शब 2 और 3 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी। वजह मौत सांस की आमद-उश-शद का मुनक़ते होना थी। मकतूला की गर्दन पर गला घोंटने के वाज़े आसार पाए गए थे। नीज़ मकतूला के तिब्बी तज्ज़िये से ये बात भी साबित हो गई थी कि वो इज़्दिवाजी जिंदगी गुजार रही थी। इस इंकिशाफ के बाद मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर वाकई जमील ने आबदा परवीन से अभी तक निकाह नहीं किया था तो मुमकिन था उनके दरमियान इसी मसले पर झगड़ा हो गया हो और जमील इससे छुटकारा हासिल करके कहीं रुपोश हो गया। इस थ्योरी में एक कमजोर पहलू यह था कि जमील आखिर निकाह से गुरेजा क्यों होगा। अगर वो सिरे से ही आबदा से शादी का इरादा ही नहीं रखता था तो इसे भगा कर क्यों लाया। इस सवाल का जवाब तफ्तीश के दौरान ही मिल सकता था। दूसरे रोज मैंने जिला हेड क्वार्टर झंग से इजाजत ली और एएसआई ज़हूर हुसैन के हमरा खानेवाल रवाना हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर खानेवाल को हम ने अपनी आमद की गरज से आगाह किया। फिर मुतलका थाने में भी इत्तला की। मज़कूरा थाने के इंचार्ज ने हमें हर किस्म की पूछ-गुछ की इजाजत दे दी और भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। थोड़ी ही देर के बाद मैं और ज़हूर हुसैन पुराना खानेवाल के मैन बाजार आफ्ताब बूट हाउस के सामने खड़े थे। आफ्ताब बूट हाउस खासी सजी सजाई दुकान थी। हमें दुकान में दाखिल होते देखकर एक सेल्समैन आगे बढ़ा और निहायत ही शाइस्ता लहजे में बोला, अलिफी जनाब बैठिए, मैं आपको आपकी पसंद के जूते दिखाता हूँ। इस दुकान का मालिक कौन है? मैंने इस की बात कत करते हुए कहा,
हम इससे मिलने आए हैं। सेल्समैन ने एक लम्हे हैरत से मुझे देखा, फिर काउंटर की जानिब इशारा करते हुए बोला, आफ्ताब साहिब इधर बैठे हैं। हम काउंटर की तरफ बढ़ गए। इस वक्त हम सादा लिबास में थे, इसलिए कदम कदम पर तारुफ की जरूरत पड़ती थी, वरना तो पुलिस की वर्दी अपना तारुफ खुद होती है। काउंटर पर विराजमान शख्स की उम्र लगभग 40 साल थी। वो गालिबन हमें सेल्समैन से बात करते देख चुका था, इसलिए छुपते ही बोला, हाँ जनाब, आप किस सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते? मेरा नाम सफदर हयात है, मैंने तारुफ करवाते हुए कहा। मैं जिला झंग के एक थाने का इंचार्ज हूँ और ये मेरे साथ ASI ज़हूर हुसैन है। मैंने इसकी तसल्ली के लिए अपना बीज निकाल कर इसे दिखाया तो वो इटिशन हो गया। मुख साहिब, मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरे बजाय ASI ने जवाब दिया, हम एक कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं, इस सिलसिले में आपसे पूछ-गुछ करने आए हैं। और कत्ल? वो घबराहट आमेज अंदाज में बोला। कौन कत्ल हो गया है और आप किस किस्म की पूछ-गुछ करना चाहते हैं? मैंने जेब से मज़कूरा रसीद निकालकर दुकान के मालिक आफ्ताब अहमद को दिखाते हुए पूछा, ये आप ही की दुकान की जारी करदा रसीद है? जी हाँ बिल्कुल। इसने रसीद हाथ में लेते ही तस्दीक कर दी। बहन ने पूछा, आप बता सकते हैं कि इस जूते का खरीदार कौन था? मैंने दानिस्ता जमील का नाम नहीं लिया था। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि रसीद पर 30 मई की तारीख दर्ज थी। आफ्ताब अहमद रसीद को हाथ में थामे थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर खुद कलामी के अंदाज में बुड़बुड़ाया, 30 तारीख 10 नंबर का जूता। अचानक इसके चेहरे पर कामयाबी की चमक नमूदार हुई। हाँ मुझे याद आ गया, वो जल्दी से बोला, ये जूता मास्टर जमील ने खरीदा था। अपनी बात खत्म करते ही इसने सवाल कर दिया, खैरियत तो है मुख साहिब? मास्टर साहिब ये जुमला अधूरा छोड़कर सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मास्टर जमील जहां कहीं भी होगा इस वक्त तक खैरियत से ही होगा, जब तक हमारे हत्थे नहीं चढ़ जाता। मैंने पूछा, मास्टर जमील का घर तो आपको मालूम होगा? इसने नफी में जवाब दिया, घर का तो पता नहीं, लेकिन वो लाहौर मोड़ के करीब एक स्कूल में पढ़ाते हैं। बस ठीक है, मैं उठकर खड़ा हो गया। बाकी मालूमात हम स्कूल ही से हासिल कर लेंगे। हम पूछते पहुंचते थोड़ी देर बाद मज़कूरा स्कूल में पहुंच गए। वो स्कूल एन लाहौर मोड़ के नजदीक वाक़ था। मौसम गर्मा की छुट्टियों की वजह से स्कूल तो बंद था, लेकिन करीब ही स्कूल के हेडमास्टर का घर था। हमने हेडमास्टर मतलूब हुसैन का दरवाजा खटखटाया। रस्मी तारुफ के बाद मतलूब हुसैन हमें घर के अंदर ले गया। मतलूब हुसैन शाइस्ता मिजाज का मालिक और हंसमुख शख्स था। मुख साहिब कैसे जहमत फरमाई मेरे गरीब खाने पर आने की। मतलूब हुसैन ने हमारी आमद की वजह दरियाफ्त की। मैंने कहा, मतलूब साहिब आपके स्कूल में एक मास्टर साहिब पढ़ाते हैं, जमील साहिब। जमील बिहार? मतलूब हुसैन ने फौरन कहा, वो साइंस के मजामीन पढ़ाते हैं। हम मास्टर जमील के बारे में थोड़ी पूछ-गुछ करने आए हैं। जारी है।